गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय कौशल रॉय में। तो आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या में ही अगला टॉपिक अपरिमेय संख्या के बारे में। और मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो पीछे का वीडियो देख लें। पीछे बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है रियल नंबर का, तो वो उस पर जाकर के पिछला वीडियो को देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो भी पिछला से रिलेटेड ही होगा, इसलिए आज का टॉपिक समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना आवश्यक है। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसका अपरिमेय संख्या का लगभग हम ये परिभाषा पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसको प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे कि कौन से, जैसे √2, √3, √5 ये सारा जो संख्या अपरिमेय है तो ये कैसे है अपरिमेय, तो इसको हम लोग साबित करेंगे। और देखिए, लेकिन उसको साबित करने से पहले कुछ टर्म है, कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को याद रखना होगा, समझना होगा। तो सबसे पहले हम उसी सारा पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट आएगा आपको सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो हम पहले कुछ पॉइंट है छोटा छोटा उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका जो अगला टॉपिक होगा उस पर ध्यान देंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर लिखेंगे वे दो संख्याएं जिनका HCF यानी महत्तम, HCF एक हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए, दो संख्या लेंगे, दो संख्या का अगर HCF 1 आ रहा है तो वे दोनों संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2,3, देखिए इस दोनों का जब हम HCF निकालेंगे, 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 2 से एक बार में लगेगा, 3 में 2 जाएगा 1 से 2 में लगाएंगे 2 बार में लगेगा। तो देखिए HCF कितना आया, 1 आया। इन दोनों संख्या का HCF 1 आया तो इसको सहअभाज्य संख्या कहा जाएगा। इसी तरह और भी ढेर सारा संख्या है, 3,5, इसका भी HCF 1 आएगा। इसी तरह 5,7, इसका भी HCF 1 आएगा। इस तरह से ढेर सारा संख्या है, इसको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। ध्यान रहे, सहअभाज्य संख्या जो होता है उसमें, सहअभाज्य संख्या में जो दो संख्या आएगा उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, तभी वो दोनों सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। अब जो है इसमें एक और टर्म आएगा दूसरा, हम लोग पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड। ये छोटा सा बात है, इसको ध्यान में रखना होगा। सार्वगुणनखंड ध्यान से समझिएगा। जब किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का जब किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो तो उसे सार्वगुणनखंड कहा जाता है। सार्वगुणनखंड कहा जाता है। ये टर्म समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो है आगे हम सिद्ध जो करेंगे √2 और √3 को, उसमें इसका बहुत उपयोग होने वाला है। जैसे देखिए, जैसे हम बात करेंगे, दो संख्या लेते हैं। सबसे पहले दो संख्या में एक ले लेते हैं 18 और एक ले लेते हैं 16।
तो इस दोनों संख्या का जब हम गुणनखंड निकालते हैं, 18 का गुणनखंड क्या क्या होगा? गुणनखंड मतलब 18 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। तो देखिए 18 में जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें भाग लगेगा 1 से, फिर 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा और 18 से भी भाग लगेगा। इन सभी संख्या से 18 में भाग लगा तो ये सारा का सारा संख्या 18 का गुणनखंड हुआ। उसी तरह 16 का गुणनखंड देखिए, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, उसके बाद इसमें देखिए 4 से लगेगा, 8 से लगेगा और 16 से लगेगा। तो 16 का गुणनखंड जो है 1, 2, 4, 8 और 16 है। अब जब दोनों संख्या के गुणनखंड को देखा जाता है तो इस दोनों संख्या में एक कॉमन गुणनखंड है और फिर देखिए इसके अलावे ये जो 2 है ये दोनों संख्या 2 से भी कटता है, यानी 2 से भी विभाज्य है। तो इसलिए 2 को 18 और 16 का सार्व गुणनखंड कहा जाएगा। ये चीज समझने वाला है कि जब किसी संख्या से, जैसे हम 18 और 16 की बात किए तो 18 में 1 और 18 से तो भाग लग भी रहा, लेकिन उसके अलावे 2 एक ऐसा संख्या है जिससे हमको 16 में भी भाग लग रहा है और 18 में भी भाग लग रहा है, इसलिए 2 को सार्व गुणनखंड कहा जाएगा। तो अगर प्रश्न में कहीं पर भी हम चर्चा करें कि इसका सार्व गुणनखंड कोई नहीं है तो समझना ये है कि सार्व गुणनखंड अगर कोई नहीं है तो 1 और स्वयं से ही उसमें भाग लगता होगा और उसके अलावे किसी दूसरे से दोनों संख्या में भाग नहीं लगता होगा। यही होता है सार्व गुणनखंड। और कोई संख्या ऐसा होना चाहिए, देखिए इसमें और इसमें जो कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी 2 एक ऐसा संख्या है जो दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए 2 इसका सार्व गुणनखंड हो गया। तो आपको ये दोनों टर्म याद रखना है, सह अभाज्य संख्या और सार्व गुणनखंड। इसके बाद जो है ये जो 2 टॉपिक है इसको समझने के बाद हम लोग इसका जो है अपरिमेय संख्या को साबित करेंगे। और अपरिमेय संख्या जब साबित करेंगे तो उसमें भी कुछ टर्म ऐसा आएगा इसके अलावे, उसको भी समझना बेहद जरूरी है। एक टर्म और होगा जिसका हम चर्चा अभी करेंगे। इसमें थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का भी चर्चा करना होगा। जैसे देखिए अगर हमको प्रश्न दिया जाए सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसको साबित करने के लिए हमको कुछ टर्म याद रखना है। 2 टर्म इससे पहले जो पढ़े वो है और कुछ ध्यान देना होगा। देखिए आपको एक चीज समझना है, यहाँ पर एक प्रमेय है, उस प्रमेय को पहले समझिए तब इसको हम लोग साबित करेंगे। जैसे मान लीजिए P एक संख्या और इसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। P क्या है? अभाज्य संख्या। तो अगर P किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे, यानी P a² यानी a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो P है ये इस संख्या को, यानी संख्या क्या है? a है, तो a को भी विभाजित करेगा। इसको ध्यान से समझिए। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूरा डिवाइड कर दे, यानी विभाजित कर दे, तो वो अभाज्य संख्या उस संख्या को भी डिवाइड करेगा। ये चीज समझने के बाद इसको जब बनाएंगे तो उसमें समझ आपको अच्छी तरह से आएगा। इसको देखिए एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे देखिए एक अभाज्य संख्या हम लेते हैं 3 अगर मान लिया जाए किसी संख्या के वर्ग को काटेगा, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर दिया, तो 3 जो है इस संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा, तो ऑटोमेटिक है 3 इस संख्या को भी विभाजित करेगा। यानी कि जैसे
3 मान लीजिए 9 का स्क्वायर को विभाजित किया, संख्या क्या हुआ यहाँ 9। तो जब 3 9 के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 3 फिक्स है 9 को भी विभाजित करेगा। ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को समझना बेहद जरूरी है। इसको आप जो है बार बार ध्यान दीजिएगा किस तरह से कह रहे हैं हम। जब p किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे तो वही संख्या p उस संख्या को भी विभाजित करेगा। एक तो ये टर्म है। दूसरा टर्म देखिए, इसको साबित करने से पहले एक और टर्म समझना होगा। मान लीजिए संख्या p 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं p बराबर 2m। कहने का अर्थ है कि अगर p में 2 से भाग लग रहा है तो कितना बार में लगा, तो हम कहेंगे m बार में लगा। तो m बार में जब लगा तो शेष कुछ नहीं बचा, तो 0 लिखेंगे। इसलिए कहीं भी अगर चर्चा हो कि p 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब है हम उसको p बराबर 2m लिख सकते हैं, जहां m पूर्णांक है और यह दर्शाता है कि कितना बार में लगा। तो इस टर्म को भी समझना जरूरी था। इसके बाद जो है हम ये जो आज अभी हम 4 टर्म की चर्चा किए थे, एक सह अभाज्य संख्या, एक सार्व गुणनखंड और एक जो है यदि p एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को अगर p विभाजित करे तो p a को भी विभाजित करेगा। ये तीसरा टर्म था। और चौथा टर्म कि अगर p में 2 से भाग लगता है तो p बराबर 2m हम लिख सकते हैं। ये चारों टर्म समझने के बाद हम इस तरह का √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको साबित करेंगे। साबित करने के लिए समझना है यहाँ कैसे होता है साबित। देखिए, जब हमको √2 को साबित करने कहा अपरिमेय, तो अपरिमेय में हम समझ रहे हैं कि संख्या 2 ही तरह का है, वास्तविक संख्या, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। तो यहाँ अगर √2 को अपरिमेय साबित करने कह रहा है तो इसका मतलब है कि वो परिमेय नहीं होगा। तो हम इसके जस्ट उल्टा मान लेते हैं, √2 को परिमेय मान लेंगे। तो परिमेय मानने के बाद क्या होगा कि जब हम √2 को परिमेय मान लेंगे तो उसको हम परिमेय का जितना भी रूल होता है उसको कहेंगे कि उस रूल को फॉलो करे। अगर फॉलो नहीं करा तो इसका मतलब है कि √2 परिमेय नहीं हुआ। और जब √2 परिमेय नहीं होगा तो फिक्स है कि √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस तरह का प्रश्न जब भी बनाने कहेगा तो अपोजिट मानना चाहिए, यानी √2 को परिमेय मान लेंगे। देखिए साबित कैसे करेंगे, जिस प्रकार हम यहाँ साबित करेंगे उसी तरह से आप एग्जाम में भी बनाए तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो देखिए लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब समझिएगा, यहाँ हम जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या का जितना भी रूल होता है उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा √2 को। अगर फॉलो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हम गलत मान लिए। तो जब गलत माने हैं तो क्या मानना चाहिए था, तो √2 एक परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ये मानना चाहिए था। तो देखिए देखते हैं, √2 एक परिमेय है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 बराबर p बटा q, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में होता है। अब देखिए यहीं पर मेन चीज हमको लिखकर समझना है, जहां लिखेंगे, जहां p तथा q कोई पूर्णांक है एवं एक के अतिरिक्त p तथा q का कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, कोई सार्वगुणनखंड नहीं है। ये चीज देखिए, यानी कहने का मतलब p और q में एक के अलावे किसी अन्य से भाग नहीं लगेगा, ये कह रहा है। p और q में दोनों, ये पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तथा लिख लेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है, इसी कंडीशन के इर्द गिर्द इस सभी संख्या इसका प्रमाण हमारा होगा। इसको ध्यान से समझिएगा कि p और q ये दोनों जो संख्या है
इसमें एक के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं लग रहा है। अगर आगे चल के भाग लग गया किसी से तो इसका मतलब ये जो है हम गलत माने हैं। तो यही चीज समझना। तो यहाँ पर P और Q में एक के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं लगना चाहिए। आगे हम देखते हैं, बनाते हैं। तो अब देखिए जब इतना हो जाता है तब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। दोनों ओर वर्ग करने पर ध्यान से देखिएगा, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर होगा अब बराबर P स्क्वायर अब बटे Q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और Q स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो 2Q स्क्वायर अब बराबर हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर। अब देखिए ये जो चीज है इसको ऐसे लिखा जा सकता है P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। अब इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि P स्क्वायर में किससे भाग किए हैं, 2 से भाग किए हैं। Q स्क्वायर बार में लगा तो P स्क्वायर पूरा पूरा कट गया। ये चीज समझना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब देखिए अभी तुरंत हम चर्चा किए थे कि अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या के वर्ग में भाग दिया जाए तो उस अभाज्य संख्या से उस संख्या में भी भाग लगेगा। तो समझिए P स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब है कि P भी 2 से विभाज्य होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए जब P 2 से विभाज्य होगा तो अभी फिर हम समझाए थे चौथा टर्म में कि हम इसको लिख सकते हैं P बराबर 2m लिख सकते हैं। यहां तक आप समझ चुके हैं। तो देखिए जब P बराबर 2m लिखेंगे तो फिर अब हम दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर देखिए जब P दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा P स्क्वायर अब बराबर इधर हो जाएगा 2 दूना 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर। अब देखिए P स्क्वायर का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में दिया हुआ है 2Q स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे। इसी के नीचे आप देखना होगा तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर मान रख देते हैं। P स्क्वायर का मान कितना है समीकरण फर्स्ट में 2Q स्क्वायर, तो और देंगे लिखेंगे 2Q स्क्वायर अब बराबर इस साइड में है 4m स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहीं पर मेन कंक्लूजन है। ये कहां से लाए हैं तो बगल में लिख देना है समीकरण फर्स्ट से। अब देखिए ये 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या कंक्लूजन मिला समझिएगा। Q स्क्वायर में 2 ऐसे भाग दिया तो m स्क्वायर बार में लग गया, तो इसका मतलब Q स्क्वायर किससे विभाज्य, 2 से विभाज्य। तो फिर लिख लेंगे Q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा, इसलिए Q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा। अब ध्यान दीजिए फिर जब Q स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब Q 2 से विभाज्य होगा, Q भी 2 से विभाज्य होगा। अभी तुरंत हम बोले थे कि जब किसी संख्या के वर्ग में अभाज्य संख्या से भाग लग जाए तो उस संख्या में भी भाग लगेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए Q 2 से विभाज्य है और यहाँ देखिए यहाँ भी कहे हैं P 2 से विभाज्य है। इसका मतलब P और Q 2 से भी विभाज्य है, यानी P और Q दोनों 2 से विभाज्य हो गया। लेकिन हम यहाँ कंडीशन क्या माने थे, P तथा Q केवल 1 से विभाज्य होना चाहिए, 1 के अलावे किसी और से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो अब 1 के अलावे अगर किसी से विभाज्य नहीं होना चाहिए था लेकिन 1 के अलावे विभाज्य हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम जो ये प्रोसेस माने हैं ये माना हुआ प्रोसेस गलत है। तो यही चीज यहाँ पर लिखना होगा। लिखेंगे चूंकि स्पष्ट है कि P तथा Q दोनों 2 से विभाजित होता है,
परंतु एक के अतिरिक्त इसका कोई सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक के अतिरिक्त सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो गया दो, तो हो गया है एक के अतिरिक्त, तो इसलिए हम क्या होंगे, यहाँ पर जो माने थे कि √2 एक परिमेय है, तो उसी के वजह से न ये दो आ गया एक के अतिरिक्त, तो इसलिए हमारा जो माना हुआ बात है वो मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ। तो लिख लेंगे इसलिए हमारी मान्यता गलत है। यानी हम जो माने थे कि √2 एक अपरिमेय थी, जो √2 एक परिमेय है, तो वो जो माना हुआ बात है वो माना हुआ बात गलत है। तो हमारी मान्यता जब गलत है तो क्या सही होना चाहिए, तो होना चाहिए अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए, इसको जो है बार बार आप रिपीट करके देखिएगा वीडियो को, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब इस पर आधारित √2 एक अपरिमेय संख्या जैसे हम साबित किए हैं, ठीक उसी तरह आप इस पर आधारित √3 को भी साबित कर सकते हैं, √5 को भी साबित कर सकते हैं, √7 को साबित कर सकते हैं, √11 को। यानी इस टाइप का जितना भी संख्या आएगा उस सभी संख्या को आप इसी तरह सेम प्रोसेस से ये साबित कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको समझे होंगे। बस थोड़ा सा ये आप पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन अगर इसको बार बार देखिए और देखने के बाद जो हम शुरू में बात बोले हैं इसके बारे में, उस बात को और इस सॉल्यूशन को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से एक जो है लेसन आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन बनने वाला है। यानी फिर अब अगर प्रश्न में किसी भी संख्या को अपरिमेय अगर साबित करने कहे तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसको आप साबित कर सकते हैं। इसके बाद इसके अलावे भी कई संख्या है। आप ध्यान करें कि हम पिछले जब ये वास्तविक संख्या का बेसिक पढ़ रहे थे तो उस समय लिखाए थे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय होता है, अंतर भी अपरिमेय होता है, गुणनफल भी अपरिमेय होता है और भागफल भी अपरिमेय होता है। तो ये जो सारा संख्या लिखाए थे उस सभी संख्या को भी हम लोग साबित करेंगे, लेकिन वो सभी संख्या इस तरह से नहीं बनेगा, वो दूसरे तरीके से बनेगा, तो उसको भी देखेंगे। चलिए, तो अब हम इसको मिटाएंगे और इसके बाद दूसरा देखते हैं कि कैसे बनेगा। लेकिन इस पर आधारित आप सब संख्या बना लेंगे, √3, √5, √7, √11, इस तरह से अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये सारा चीज आप बढ़िया से समझ जाइएगा। तो देखिए, अब जो है सिद्ध करें कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही अगला क्वेश्चन होगा, 2 नंबर और 3 नंबर। तो इसे एक एनसीईआरटी का भी जो ये प्रॉब्लम है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे और इस तरह का जो भी प्रश्न है अभी जिस रूल पे हम बताएंगे उसी रूल से सारा क्वेश्चन आप इस तरह का सब बना सकते हैं। इसलिए एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 नंबर का आंसर। सबसे पहले वही करना है जो शुरू में मानते हैं। लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा, यहाँ जो है इसको जब मान लेते हैं परिमेय तो इसका मतलब है लिख सकते हैं हम 3 + 2√5 बराबर परिमेय। यानी परिमेय कहने का मतलब p/q भी लिख सकते हैं या और कोई भी संख्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, काहे कि कोई भी संख्या लेंगे वो परिमेय ही होगा पूर्णांक के रूप में अगर लेते हैं। तो यहाँ इस तरह का ले लिए, इसके बारे में लिख लेंगे p तथा q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ एक के अतिरिक्त इसका कोई सार्वगुणनखंड है ये लिखने की जरूरत नहीं है,
इसमें, क्योंकि इसका देखिए हम दूसरे तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। जब p बटा क्यू पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको देखिए क्या करना है, जब भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो जो रूट वाला पोर्शन रहेगा, जो रूट वाला संख्या रहेगा, उसको बराबर जो होता है उसके बायां साइड रखना है, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देना है। तो ये 3 देखिए, 3 इधर प्लस में है, पहले इसको भेज दीजिए इस साइड। तो देखिए इसको इसे लिख सकते हैं ना, 2√5 इक्वल टू p बटा क्यू। अब +3 इस साइड जाएगा तो -3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 रहता है। तो देखिए ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, दो परिमेय का अंतर हमेशा परिमेय होता है, ये हम बता चुके हैं। तो ये रिजल्ट परिमेय हुआ। फिर देखिए इस √5 को रखेंगे, ये 2 को इस साइड भेजेंगे, तो फिर देखिए आपको मिलेगा √5 बराबर p बटा ये 2 इधर गुना आएगा, 2q हो जाएगा, इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, तो इसीलिए 3/2 हो जाएगा। अब बस इतना कम हो जाने के बाद हमारा सिद्ध हो जाता है कथन। इतना कम करने के बाद देखिए आपको पता होना चाहिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं, साबित किए हुए हैं। तो इसके बारे में अपरिमेय कहेंगे। और ये दोनों जो है, एक परिमेय और ये भी परिमेय, दोनों परिमेय का अंतर हमेशा परिमेय होता है। तो ये भी परिमेय है और ये अपरिमेय है। हम देखिए जब इसको परिमेय माने हैं, तो परिमेय मानने के बाद हमारा जो प्रमाण है देखिए अपरिमेय और परिमेय बराबर आ रहा है। तो यही तो गलत हो गया ना, कि हम जो इसको परिमेय माने थे, इस वजह से ना अपरिमेय और परिमेय बराबर हो रहा है, तो इसलिए हमारी मान्यता गलत हो। बस केवल यहाँ पर लिखना होगा, थोड़ा सा लिखना होगा, चूंकि p बटा 2q -3/2 दो परिमेय संख्याओं का अंतर है, संख्याओं का अंतर है जो कि परिमेय होगा। आपको पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है, जो कि परिमेय होगा। परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज आपको पता है क्योंकि इसको हम साबित किए हुए हैं। तो √5 जब अपरिमेय हुआ और ये परिमेय हुआ, तो हम लिखेंगे चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं हो सकता है, कभी भी समान नहीं हो सकता है। इसलिए अब जब परिमेय और अपरिमेय समान नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों हो गया है समान, तो इसका मतलब हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो यहाँ पर जो ये परिमेय और अपरिमेय बराबर हो गया है, तो बराबर तो होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया है, तो इसलिए हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ लिख देंगे पहले कि परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होता है, ये अर्थात में लिख लेंगे। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हम जो माने थे कि ये इतना वाला संख्या, ये संख्या परिमेय है, वो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसके मानने के कारण ही परिमेय और अपरिमेय बराबर हो रहा है, जो कि गणित का रूल नहीं कहता है। तो यहाँ पर लिखना होगा अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर आप इस बात को बढ़िया से समझ गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये सारा क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो संख्या है 1/√2, ये संख्या जिस प्रकार हम लोग √2 को अपरिमेय साबित किए थे, उसी तरह करना होगा। क्योंकि इसको 1/√2 बराबर p बटे q मान लेंगे, उसके बाद उलट देंगे उसको, तो √2 बराबर q बटा p हो जाएगा। और जिस प्रकार √2 को साबित किए थे, सेम टू सेम उसी तरह इसको भी साबित कर देना है। तो हम इसको छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, खाली हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। इसको 1/√2 बराबर p बटा q लिखेंगे और इसको उलट देंगे, तो देखिए √2 बराबर q बटा p हो जाएगा।
अब बस √2 का जो रूल बताए थे साबित करने का, उस रूल पर ही इसको सेम टू सेम साबित कर देना है, तो ये हो जाएगा। चलिए अब हम इसकी बात करेंगे 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर में भी इसी तरह से करना है। लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब इसको परिमेय मानेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 7√5 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ बगल में लिखना होगा जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर इस 7 को इधर भेज देंगे, √5 उधर रख लेंगे, बस हो जाएगा। देखिए 7 इधर आएगा, इधर गुणा में है, इस साइड होने के बाद भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल टू P/Q गुना 1/7। अब देखिए ये परिमेय और ये भी 1/7 तो परिमेय ही है, तो 2 परिमेय का गुणनफल ये अपरिमेय, बस यहाँ केवल लिख देना है चूंकि P/Q इंटू 1/7 2 परिमेय का गुणनफल है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल है जो कि परिमेय होगा, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए जब √5 एक अपरिमेय संख्या हुआ तो यहाँ पर लिखना होगा चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं होता है, लेकिन हम जिस अनुसार माने हैं समान हो गया है, इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर लिखना होगा अर्थात परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। तो यानी कि हम जो माने हैं लिखना होगा, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हम क्या माने थे 7√5 एक परिमेय है, तो लिखना होगा अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार से हम इसको भी साबित कर दिए। ठीक इसी तरह इसको भी देख करना है, बहुत इजी है। इसमें भी देखिए हम यही चीज लिखेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, तो इसको मिटा करके हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे। थोड़ा सा चेंजिंग होगा तो हम पूरा नहीं मिटाएंगे, इसी में बदल देंगे केवल। देखिए माना कि 7√5 एक परिमेय है, तो हम मान लेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय है। तो फिर उसी तरह यहाँ लिखना होगा 6 + √2 इक्वल टू P/Q, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इस √2 को इधर ही रखेंगे, √2 इधर ही रहेगा, इस 6 पट्टी आ जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब जिस प्रकार यहाँ पर हम लिखे हैं उसी तरह यहाँ भी लिखना होगा, बस थोड़ा सा ही बदलाव होगा इसमें। यहाँ पर लिखेंगे कि P/Q -6, ये देखिए 2 परिमेय का अंतर है, तो वही केवल लिखना है P/Q -6 2 परिमेय संख्याओं का अंतर है जो कि परिमेय होगा, परंतु वहाँ √2 है तो यहाँ पर भी √2 लिखेंगे। √2 एक अपरिमेय संख्या, चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं होता है, अर्थात परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। हमारी मान्यता गलत हो गया, और गलत हो गया तो 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो आप भी इसी तरह से अगर चाहेंगे तो बस केवल जो है एडिट करना है, यानी कि जो हम बात बताएं वो अगर कोई भी संख्या इस तरह का दे दिया जाए कि परिमेय सिद्ध करें कि वो अपरिमेय है, तो उसको साबित करने के लिए बस इसी तरह का प्रोसेस अपनाएंगे। ध्यान रहे केवल शुरू में जो बताए थे √2
√5, √7, √11, इस तरह का संख्या को प्रूफ करने के लिए आपको जो बाय प्रोसेस बताए थे वो शुरू में, उस नियम को पालन करना। अब बाकी इसके अलावे अगर दो योग वाला, अंतर वाला या गुना वाला, भाग वाला दिया जाए संख्या, तो उसको हम इसी तरह से साबित करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये क्लास हुआ, इस क्लास में आप पूरा जो है ये समझ पाए होंगे कि रूट वाला जितना भी अपरिमेय संख्या है उसको कैसे साबित करेंगे। और आप कोशिश करें कि बार बार इस वीडियो को देखें, देखने के बाद बेहतर ढंग से समझ में आएगा। एक बार में नहीं तो 2 बार में, 2 बार में नहीं 3 बार में। और जो बात हम बोल रहे हैं उस बात पर खास करके ध्यान ज्यादा दीजिए, तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इसके बाद ये एनसीईआरटी का 1.3 भी खत्म हो जाता है। अब एक चैप्टर मात्र बचा है जिसमें हम अगला वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा ये शांत और अशांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में। वो हमारा अगला क्लास होगा, और इसके बाद जो क्लास होगा उसमें ये आपका रियल नंबर पूरा समाप्त हो जाएगा। और अब जो है हम सिर्फ यही आपसे उम्मीद करेंगे कि एनसीईआरटी के अलावे भी कोई दूसरा बुक है तो उससे बनाएं, तो उससे जो होगा क्वेश्चन ढेर सारा मिलेगा, और ढेर सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा। तो इसके बाद वास्तविक संख्या लगभग खत्म हो जाएगा।